This conference will now be recorded. क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बातें जो देखने वाली थी वो है कि बिजनेस स्टार्ट किया है करंट ईयर के अंदर और स्टार्ट हुआ 1 फेब को और ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जितने भी अकाउंट्स या वैल्यूज की बात होगी वो 11 महीनों की होगी और स्पॉन्सर्स ने कंट्रीब्यूट किया है 50 मिलियन जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। उसके अलावा ज्वाइनिंग फी 20,800, फिर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स 29952। ये वैसे है क्या रिसीट एंड पेमेंट की समरी। फिर सेल ऑफ बेवरेजेस 1500। यहाँ पर उसने फिक्सचर एंड फिटिंग एसेट में चला जाएगा, वैन एसेट है हमारा। सैलरीज के लिए पेमेंट कर दी, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रिपेयर, परचेज ऑफ बेवरेजेस, एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड, बैलेंस। हाँ जी, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऑन भाई पूछ रहा है कि बेवरेजेस का मतलब ये है कि वहां पर वो जो ड्रिंक शॉप होगी, सॉफ्ट ड्रिंक शॉप, यानी कोक, पेप्सी या पानी जहां से मिलता होगा उसे बेवरेजेस कहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है द ज्वाइनिंग फी for award of membership is rupees 50,000. Annual subscription is rupees 24,000. All new members pay 3 years subscription in advance. पूरे सवाल के अंदर सिर्फ ये एक लाइन है बस। All new members pay 3 years subscription in advance. तो आप मुझे खुद बताएं, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है, जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए इनकम होती है। अब 3 सालों की एडवांस में रिसीव कर लिया इनकम, तो इसका मतलब है जिसका ताल्लुक करंट ईयर से होगा उसको तो हम लिख देंगे इनकम में। जिसका ताल्लुक करंट ईयर से होगा उसको तो हम लिख देंगे इनकम में, बट जो बाकी नेक्स्ट 2 इयर्स का होगा उसको भी सेग्रीगेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है कि जो कमिंग 12 मंथ होंगे, आने वाले 12 महीने होंगे, उसके लिए जितनी सब्सक्रिप्शन बनेगी सालाना 1 साल की पूरी, वो तो चला जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर और बाकी चली जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। बात समझ लगी? तो ये चीज, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एनुअल सब्सक्रिप्शन है 24,000 और हर मेंबर देगा 72,000। हर मेंबर कितने पैसे देगा? 72,000। गॉट इट? आगे चलते हैं। उसने बता दिया कि मार्च में 112 लोगों ने ज्वाइनिंग दी, 98 लोगों ने, सितंबर में 101 और दिसंबर में 105। जब भी कोई मेंबर आएगा आपको 3 सालों की सब्सक्रिप्शन देगा। हर मेंबर कितनी सालों की सब्सक्रिप्शन देगा? 3 सालों की। गुड होगी बात? आगे चलते हैं। मैं तो कहता हूं कि हर चीज को साथ साथ ही हल करते जाएं। बनाओ जरा फॉर्मेट, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाओ, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट आप बना लो। मैं डायरेक्ट इनकम से शुरू करने लगा हूं। पेपर में तो आपने एक दफा सारा पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। जी जनाब, सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है। वर्किंग नंबर 1, एक बात याद रखिए, हमेशा लेजर बनाना भी जरूरी नहीं होता। अगर आपके पास लेजर के बगैर सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर चाहे लेजर ना बनाया करो। चले जनाब, जरा आ जाओ, वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं।
डिफरेंट मेंबर डिफरेंट महीनों में है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। टोटल मेंबर कितने आए मार्च के अंदर? अगर मैं बात करूं मार्च में कितने मेंबर आए? 112। जून में कितने मेंबर आए? 98। सितंबर में कितने आए? सवाल अपने सामने रखें। 101। और दिसंबर में कितने लोग आए? 105। अब आप मुझे जो भी मेंबर आएगा, ये सारे आए 2015 में ही है, ये 2015 का ही डाटा गिवन है, क्योंकि 2015 ही है ना। हाँ जी, 2015 का ही डाटा गिवन है, हर बंदा 2015 में ही आया है। अब जो ये 112 बंदे हैं, आप मुझे बताएं ये कितने पैसे देंगे? आते ही कितने पैसे टोटल देंगे? जी, हर बंदा देगा 72,000। हर बंदा कितने पैसे देगा? 72,000, क्योंकि 3 एडवांस देनी है ना, तो एक साल की 24,000 है। हर बंदा 3 महीनों की देगा, सॉरी 3 सालों की सब्सक्रिप्शन पे करेगा, तो हमारी इनकम बन जाएगी 8086 या 68 8064,000। ये 98 लोग भी कितनी सब्सक्रिप्शन देंगे? मल्टीप्लाइड बाय 72,000, 7056। ये भी 72,000 के हिसाब से देंगे, 7272,000 मल्टीप्लाइड बाय 72,000। और दिसंबर वाले कितने देंगे? 105 लोग, 7560,000। ये बात समझ लग गई? इतने पैसे आए हैं, लेकिन ये 3 सालों के हैं। ये कितने सालों के हैं? 3 सालों के। अब आप उनमें से कुछ पैसे तो उसी साल इनकम में लिख दोगे। जो बनते हैं ना 2015 के, 2015 के साल के जितने पैसे इसमें से बनेंगे, वो आपने किस में लिख देने हैं? इनकम में। फिर जितने 2016 के बनेंगे, वो हम लिख देंगे करंट लायबिलिटी में। ये बात सबको पता चल गया या एक्सप्लेन करने की जरूरत है? और जो बाकी होंगे उससे ऊपर, वो लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। गॉट इट? अब मुझे बताएं, जो लोग मार्च में आए होंगे, उन्होंने ये पैसे आपको दे दिए होंगे कि जनाब ये हमारे 3 सालों के पैसे हैं। तो 2015 के अंदर कितने महीने आए? मार्च से दिसंबर तक टाइम गिन लो। मार्च से दिसंबर तक टाइम गिन लो, 10 महीने। कितने आए? 10 महीने। मैं पहली वर्किंग लिख रहा हूं, बाकी वर्किंग नहीं लिखूंगा। 8064,000, ये है मेरे भाई 3 सालों की इनकम, और मुझे चाहिए 10 महीनों की इनकम। ऐसे ही फाइंड करूंगा। 3 सालों में, ये टोटल 3 सालों की थी, और मुझे कितने की चाहिए थी? 10 महीनों की। तो इनकम में आ जाएगा, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2240 इन 1000 में ही है, 2240,000। डन?
पूरे एक साल की जो इनकम आएगी ना, पूरे एक साल की, वो तो 2016 में आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 3 कर दें बस, सिंपल, डिवाइडेड बाय 3। 2016 के पूरे साल की इनकम वो हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाएगी। तो 8064 डिवाइड बाय 3, 2688। लो जनाब, इतनी 10 महीनों की जो इनकम बनेगी वो 2015 की होगी, वो इनकम में आ जाएगी। 2016 के पूरे 12 महीनों के जो पैसे होंगे वो करंट लायबिलिटी में। अब टोटल में से दोनों माइनस कर दें, टोटल में से दोनों माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या चीज आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। कितनी आ गई रिमेनिंग बैलेंस? रिमेनिंग बैलेंस कोई बता दे। 313600। लो जनाब, इसी फॉर्मेट के तहत जो मेंबर जून में आए, जून से ऑनवर्ड गिन लो दिसंबर तक, जून से ऑनवर्ड कितने महीने बनते हैं? 7। तो डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 12, सेम 1372। फिर डिवाइडेड बाय 3, 2016 में पूरा साल आना है, 2352। 2016 में पूरा 12 महीने आना है, पूरे 12 महीनों के पैसे हमारी करंट लायबिलिटी में चले जाए। तो टोटल में से दोनों माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। मैं सिर्फ सेग्रीगेशन कर रहा हूं, बाकी चीजें तो आपको पता ही है। खबर भाई, आप कौन सी बात पूछ रहे हो दोबारा पूछें कि कौन सी चीज माइनस नहीं करनी। ये देखें, हर ये अलग अलग सब डाटा है, ये अलग अलग लोग हैं जो इस डेट को ज्वाइनिंग दी है। जब भी जो बंदा आएगा वो 72,000 दे देगा। जो लोग मार्च में आए उन्होंने 72,000 दिया। 112 बंदे आए, हमने 112 बंदों का किया टोटल, इतने पैसे आए। लेकिन ये सारे पैसे हमने इनकम में नहीं लिख देने, ये तो 3 सालों की इनकम है। तो जिनका ताल्लुक अगले 2 या 3 सालों से है उनको तो लायबिलिटी में लिखेंगे। तो मार्च से दिसंबर तक हमने लिख लिए इसी में से 2015, और बाकी ये दोनों लायबिलिटी हैं, बस सेग्रीगेट करके लिखा है। 12 महीनों की लायबिलिटी साइड पे की है और बाकी साइड पे की है। तो टोटल में से ये पैसे चले गए इनकम में, ये पैसे चले गए नॉन करंट लायबिलिटी में, बाकी इतने बच गए, ये लिख दिए हमने नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, फिर सेम एज इट इज जून वाली अमाउंट के साथ किया। जितने पैसे आ गए, अब 2015 के 7 महीने कवर हो रहे थे, ये हमेशा। अच्छा, आप कहते हैं 2016 और 2017 सेम आना चाहिए। नहीं मेरे भाई, मेंबर डिफरेंट हैं। पहले मार्च में 112 लोग आए थे, जून में 98 लोग आए हैं। तो वो जो मार्च वाले थे वो 112 की सालाना इनकम आएगी, 112 लोगों की। अब सुने ना मेरी बात, मार्च में 112 की सालाना इनकम देखी, जून वाले 98 लोग हैं, तो सेम कैसे आएगी? 98 लोगों का एडवांस और 112 लोगों का एडवांस डिफरेंट होगा ना। 112 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो और 98 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आएगा। चले जनाब, 101 बंदा है, 72,000 दिए, सितंबर में दिए पैसे। तो 2015 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 12, 808,000 ये आ जाएगा। और इसको 3 पे डिवाइड कर दें, 24,000। अब टोटल में ये दोनों माइनस कर दें, 4040। गॉट इट जी मेरे भाई, खत्म होगी बात।
सब्सक्रिप्शन का वो जो मसला था वो हल हो गया और इसका लेजर भी नहीं बनाना पड़ेगा हमें। पहला साल है ना, लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। आखिर वाले को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। डन अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 80,000 आया हुआ है ना सर पहले साल, यानी कि मार्च में जो हमारे पास आई हुई है अमाउंट, उसके ठीक अंदर है से हमने 10 महीनों का वो निकाल लिया है ना सर। जी, ठीक है। और मैं 10 महीने अगर हम उनमें से नेट करेंगे तो तभी हमारी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी अगले साल की, और पीछे पीछे रहे तो हमारे पास 2 साल ही हैं, तो दोनों की तो सेम आनी चाहिए जो हमने इनकम बनाई है। ये हमारे पास ज्यादा साल तो पड़े नहीं है नहीं पीछे। नहीं, खावर भाई 3 साल को टोटल पैसे दिए, 2015 में 10 महीने आए हैं, पूरा साल नहीं आया। जी सर, वही ना, वो 2015 10 हमने निकाल ली, वही 10 महीनों की हमने निकाल ली। पीछे हमारे पास एक इक्वल एक अमाउंट बच गई, उसको हम 2 पे डिवाइड करके दोनों सालों की इक्वल इक्वल आनी चाहिए ना सर। अब सुने, मार्च से जिस दिन उसने दिए ना, तो उससे आगे 3 साल पूरे करने हैं ना, तो 3 साल पूरे तो नहीं हो रहे ना। अगर 10 महीने 2015 में गुजर गए तो पीछे पूरे एग्जैक्ट 2 साल तो नहीं बचते ना, 2 साल 2 महीने बचते हैं। जी सर। ठीक है ना। अब 2 साल 2 महीनों में यानी टोटल कितने महीने हो गए, 26। जी सर, 24 और अब 2 26। 26, अब 2016 के तो 12 महीने हो गए, 2016 के 12 जी महीने सर। उधर हो जाएंगे। 12 महीनों के बाद जितने बचेंगे, मैंने देखो ना 2017 नहीं लिखा, रिमेनिंग लिखा है, यानी अगले 12 महीनों के बाद जितने भी महीने बचेंगे ना, वो सारे के सारे नॉन करंट में जाएंगे, सिर्फ 12 महीने करंट में आएंगे। तो वो ये 12 महीनों का डाटा है, ये इसके इस हिसाब से 14 महीनों का डाटा है, क्योंकि टोटल 3 साल भी तो पूरे करने हैं ना, 36 महीने। सर जो हमारी इनकम बन गई है उनको, उसको हम नेट क्यों नहीं कर रहे सर? जो मतलब कि 10 महीनों की हमने अपनी इनकम बना ली, उसको हम नेट क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं। देखो ना, 8064 में से नेट किया 2240, माइनस करके मुझे बताओ 8064 में 2240 माइनस कर दिया। ठीक है, करो जरा माइनस कितना आता है, माइनस सर करके बता दो। 5824। 5824। अब ये कितने महीनों की है, 26 सर ये महीनों की। 26 माह की सर। ऐसा ही है। अगर मैं जी सर। इसको 26 से यानी 26 महीनों की ये इनकम है हमारी, बाद में जो रिमेनिंग, अब हमने इसको दो हिस्सों में लिखना है। जो 1 साल की इनकम होगी पूरे 12 महीनों की, क्योंकि मोर देन 12 मंथ तो नॉन करंट में चले जाते हैं, जो नेक्स्ट 12 सही। महीनों की होगी वो हम लिख देंगे करंट लायबिलिटी में। और दूसरे, ये 12 महीने बनते हैं और दूसरे 14 महीने बनते हैं। सही सर। ठीक है, तो इस 14 महीनों को किस में लिख देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में, जो 2016 के बाद आएंगे। ओके होगी बात। चलें ठीक जनाब, है। नेक्स्ट लास्ट मुझे कोई वो रो कंप्लीट करवा दे। 2015 का 210 आ गया था, 2016 में करंट लायबिलिटी में 2520 आ गया था, और रिमेनिंग 4830। अब इसका टोटल करेंगे तो ये इनकम में अमाउंट चली जाएगी, इसका टोटल करेंगे तो ये अमाउंट किधर चली जाएगी, करंट लायबिलिटी में। इसका टोटल करेंगे तो ये नॉन करंट लायबिलिटी। एक्चुअल में है ये दोनों लायबिलिटी, बस वो एक प्रेजेंटेशन को सही करने के लिए करंट और नॉन करंट में अलग लिख देते हैं। तो इनकम आ गई जनाब 4630, ये अमाउंट चली जाएगी इनकम में। और करंट लायबिलिटी में कितनी अमाउंट जा रही है जनाब, 9984। और नॉन करंट लायबिलिटी में जा रही है 15338। लो मेरे भाई, ये आपकी हर काम सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो गया। इनकम में कौन सी अमाउंट जा रही है वो भी आपके सामने है, करंट लायबिलिटी में कौन सी अमाउंट जा रही है, नॉन करंट लायबिलिटी में कौन सी अमाउंट जाएगी, सारी चीजें आपके सामने है। और आप मुझसे आप पूछें कोई सवाल, अब इसमें से नहीं समझ लगा तो पूछें, कोई बात नहीं समझ लगी तो पूछ ले, वरना हम आगे चलते हैं।
लो मेरे भाई, बाकी सवाल आपने याद रखना है क्योंकि एंड पे मैंने सारी बातें आपसे पूछनी है, बतानी नहीं है। लो जनाब, इनकम की अमाउंट बता दो मुझे, इनकम की अमाउंट कितनी आई है? 4630 इन 1000 में कर लेते हैं। 4630। लो जी, पहला काम पूरा। अब देखें इस पूरे सवाल के अंदर सबसे बड़ा काम यही था। ज्वाइनिंग फी हमारी सीधी सीधी इनकम है। ज्वाइनिंग फी, ज्वाइनिंग फी है कितनी? 20,800। उसके बाद सेल ऑफ बेवरेजेस, सेल ऑफ बेवरेजेस हम डायरेक्ट इनकम, सब्सक्रिप्शन तो हम लिख चुके हैं इनकम में, ये जितनी हमें मिली है ना। कहते हैं नीचे भी ज्वाइनिंग फी दी हुई है, यही तो ज्वाइनिंग फी है, और कौन सी है? यही ज्वाइनिंग फी है जो नीचे गिवन है ना, जो नीचे ये गिवन है ना, ये अमाउंट, यही ज्वाइनिंग फी को उसने सारे मेंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा हुआ है। ये जो 50,000 है ना, और कितने मेंबर हैं? 112, 98, 101, 105, इन सब मेंबर्स को प्लस कर लें और 50,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो यही अमाउंट बनती है। ओके होगी बात? चले जनाब, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की वर्किंग करते हैं। आ जाओ जरा, थोड़ा सा खुले दिल के साथ बैठना है। ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नंबर 2। जी मेरे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट की यहां पर तो आप सेल्स लिखी हुई है 1500, ये याद रखनी है। ये सेल्स हुई नहीं है, गौर फरमाए, ये लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट, मतलब सेल करके 1500 रुपए मिले हैं, सेल करके 1500 रुपए मिल गए हैं। अब चलते हैं नीचे, इंफॉर्मेशन पे आओ, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। कहता है द क्लब सेल्स बेवरेज एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। लो जी, काम ही आसान कर दिया उसने। कहता है आप लोग जो सेल करते हो 20% मार्जिन पे करते हो। ऑल सेल्स आर बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है पैसे दे देना, इन द फर्स्ट फी वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कहता है जिस महीने की सेल होगी ना, आपको अगले महीने के पहले हफ्ते पैसे मिल जाएंगे, और जैसे पैसे मिलेंगे उसी महीने पैसे भी मिल जाते हैं जिस महीने का बिल होता है। सेल ऑफ बेवरेज ड्यूरिंग द दिसंबर इज 150। आपने मुझे ये बताना है, ऊपर रिसीट है, पेमेंट है दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जो 1500 है, जो दिसंबर में सेल हुई होगी, जो सेल दिसंबर में हुई होगी, वो पैसे दिसंबर में मिल गए होंगे या जनवरी के पहले हफ्ते मिलने हैं? ये जो 150 रुपए लिखे हुए हैं 150,000, आप इस लाइन को पढ़ के देखें कि ये पैसे उसने ऊपर डिटेल बता दी है कि हर बिल बनता है अगले महीने के पहले हफ्ते और तभी पैसे मिलते हैं। डन। इसका मतलब है ऊपर जो मुझे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ना, वर्किंग नंबर 2 पे आ जाओ। वर्किंग नंबर 2 ऊपर लिखे हुए हैं 1500, ये लिखा हुआ है रिसीट सेल करके, और रिसीट कब तक है? दिसंबर तक। इसका मतलब है जो 150 की सेल हुई है ना, वो इस 1500 के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो पैसे मिलने ही जनवरी में है। ये पैसे मिलने कब हैं? जनवरी में। ओके होगी बात? इसका मतलब है टोटल सेल्स 1500 नहीं है इस 2015 की, टोटल सेल्स है 1650, क्योंकि हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग। एक्रूअल बेस हमें कहता है कि जब चीज अकर हो जाए तो उसी साल रिकॉर्ड करो, पैसे चाहे बाद में क्यों ना मिले। तो सेल्स एक्चुअल में 1650 की है। गॉट इट?
अब सीपीएस बना लो, प्रॉफिट परसेंटेज 20% मार्जिन है, मार्जिन। एक बंदा कहता है जी पिछले साल की कोई सेल्स हैं। देखिए सवाल यह है कि इस साल ये इसी साल बिजनेस शुरू किया है, फरवरी के अंदर, इसी साल फरवरी के अंदर बिजनेस शुरू किया, तो पहले कोई सेल्स नहीं है। 20% मार्जिन का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट 20% ऑफ सेल होता है, 20% ऑफ सेल ही हुआ ना, तो सेल गिवन है, उसका 20% ले लो, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या आप सी पे आप बना लिया करो 1650 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 80 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ऐसा ही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 1320 कॉस्ट ऑफ सेल, और हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना है 330। लो जनाब, होगी वर्किंग नंबर 2 हमारी। और इसमें एक और चीज भी है मजे की, लेकिन आप मुझे बताएं ये चीज क्लियर है कि 1500 रुपया उसने सेल दे दी थी और खुद नीचे लिख दिया कि 150 जो है दिसंबर में सेल हुई थी, इसका मतलब है वो रिसीट नहीं हुई, लेकिन सेल हो गई है, पैसे नहीं मिले, तो हमने सेल में ऐड कर दिया। और ये आगे जाकर कहां पर लिखेंगे, रिसीवेबल के अंदर, कहां पर जाकर लिखेंगे, करंट एसेट के अंदर, रिसीवेबल के अंदर। आ जाओ जनाब, चलते हैं वापस अपना वो काम कंप्लीट करें। वर्किंग नंबर 2 330। और कोई बताएं इनकम वगैरह है या आगे एक्सपेंडिचर पे चलें? कोई इस सवाल के अंदर किसी किस्म की और इनकम नजर आ रही है? जो स्पॉन्सर का कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो होता है कैपिटल के मीनिंग में आता है, वो जनरल फंड में लिखेंगे जाकर। ज्वाइनिंग फी हमने लिख ली, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग हमने कर ली, और सेल्स ऑफ बेवरेज से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी हमने लिख दिया, तो प्रॉफिट हो गया खत्म। ओके होगी बात? चले जनाब, इसका टोटल करके लिख बता दें मुझे। 25760 25760। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स पे। अब सिर्फ एक्सपेंडिचर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें साथ साथ फाइंड होती जाएंगी, जरा ख्याल से। अब मैं हर एडजस्टमेंट आपको समझाता जाऊंगा और साथ ये भी बताता जाऊंगा कि इसके इफेक्ट कहां कहां पर पड़े होंगे। जी जनाब, आ जाए जरा, ये इंटरेस्टिंग बात। 25% of the total purchase of beverage made during the year remained unsold। लो मेरे भाई, जरा ध्यान से चीज देखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी एडजस्टमेंट, एक लाइन नहीं है, इसके 3 शाखें बन जाएंगी। कहता है जितनी चीजें खरीदी थी उसमें से 25% स्टॉक अनसोल्ड है। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक है, वो जो परचेज में से स्टॉक, ओपनिंग तो था ही नहीं ना, ओपनिंग तो स्टॉक था ही नहीं, क्योंकि इसी साल बिजनेस शुरू किया। तो ये तो बड़ा आसान उसने कर दिया काम हमारा। जरा ध्यान से देखिएगा इस वर्किंग को, ये जो चीज आपको लिखी नजर आ रही है, ये चीज कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या चीज है? जो चीजें खरीदी थी बिक गई। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? जो चीज बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी। आप मुझे बताएं, आपने जितने भी खरीदी 25% तो अनसोल्ड है, 25% कितनी है? अनसोल्ड। इसका मतलब है सेल कितनी हुई? 75%। तो ये जो 1320 आ रहा है, ये कितने फीसद है? 25% है, 75% है, या 100% अमाउंट है? जरा बताइएगा। ये जो चीजें कॉस्ट ऑफ सेल में चीज आ रही है, आप क्या कहते हो इसके बारे में? ये अमाउंट जो सेल हो गई है दैट इज 75%। और एक बात मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये परसेंटेज ना बंदे को कॉस्ट और आगे एमएफए में बहुत हेल्प करती है।
अगर परसेंटेज का सही पता चल जाए तो जनाब जरा गौर फरमाएं, 1320 को गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो टोटल परचेजेस आ जाएंगी। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो मैं पहले 100 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 25 से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, दोनों चीजें फाइंड कर लेता हूं। जी जनाब, 1320 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो कितना आ गया? 1760। और 25 से भी मल्टीप्लाई करके बता दो 440। लो जनाब, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ये 1720 आ गई परचेजेस। 1720 क्या आ गई? सॉरी 1760। मैंने चीजें 1760 की खरीदी, उसमें से 1320 की बिक गई, 440 की स्टिल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है। आप कहोगे बहुत अच्छी चीज हमने कर ली, बड़ा कमाल का तीर मार लिया। नहीं, इसमें और भी छोटा सा ट्रिक है। यहां पर एक बात बस याद रखनी है, 1360 की चीजें आपने खरीदी हैं बस। अब सवाल पे मैं लेकर जा रहा हूं, आपने चीजें कितने की खरीदी हैं? 1760 की। कितने की खरीदी है? 1760 की। और यहां पर देखे मेरे भाई, पेमेंट कितनी कर रहे हो? 1367। चीजें खरीदी हैं 1760 की, लेकिन पेमेंट में इंफॉर्मेशन आ रही है 1367 की। इसका मतलब है जो इसका डिफरेंस होगा, 1760 की टोटल परचेजेस थी, 1367 हमने पे कर दिए, और बाकी जो पैसे होंगे वो हमारे क्रेडिटर होंगे, मतलब पेएबल होंगे। देखो किस तरह से उसने इंफॉर्मेशन देकर हमसे टेस्ट करवा रहा चीजें कि हम कितने अक्लमंद हैं। ठीक है, तो चलें आगे। वैसे तो लेजर भी बनता जाता है, लेकिन लेजर बनाए बगैर भी काम करो तो अकाउंटिंग की ओरिजिनल समझ लगती है। ठीक है जनाब, दोबारा एक दफा सिर्फ देख लें। 1320 की चीजें मेरी बिकी थी, जो कि थी 75%। मैंने इससे चीजें निकाली, टोटल परचेज 1760, क्लोजिंग स्टॉक 440। जिधर जिधर इस्तेमाल होगा मैं वहां पर इस्तेमाल कर लूंगा। ये मेरा करंट एसेट में इस्तेमाल होगा। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि सवाल मेरा पहले ही हो चुका था। और बाकी मुझे पता चला कि 1760 की चीजें खरीदी मैंने, जिसमें मेरी पेमेंट हो गई मेरे भाई 1367। बाकी मेरा पेबल जो करंट लायबिलिटी बनेगा वो कितना आ जाएगा? 393। यही आ रहा है या कुछ और है? चलो जो भी आ रहा है बाद में देख लेंगे। हाँ जी, गॉट इट, ये बात समझ लग गई। इसका ताल्लुक हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के साथ होगा। ये बातें सारी याद रखते जाना, कौन सी चीज करंट एसेट्स है, कौन सी चीज करंट लायबिलिटी है। यहां पर जो ताल्लुक था वो हमने लिख दिया, वो था ट्रेडिंग प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट हम लिख चुके हैं। हाँ जी, इसकी हर एडजस्टमेंट सोने के पानी से लिखने वाली है। बहुत अच्छी चीजें हैं इसमें, जरा अब गौर फरमाएं। लिखा हुआ है सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लो जनाब, आपने सैलरी कब पे करते हो? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो मुझे बताएं, दिसंबर की सैलरी आपने इसमें पे कर दी होगी या अभी पेएबल होगी? दिसंबर के महीने की सैलरी पे कर दी होगी या पेएबल होगी? दिसंबर तक पेएबल होगी, क्योंकि वो अगले महीने पे करनी है। अब मैं चेक तो कर लूं मैंने सैलरी में पे कितने की है। ये देखें, ये है सैलरी, 1000 रुपया पे किया है मैंने। मतलब वैसे तो 1 मिलियन बनता है, लेकिन 1000 फॉर्म में देखें तो 1000 सैलरी की मद में पे किया है, और इस पेमेंट के अंदर भी 1 महीने की सैलरी नहीं है, क्योंकि ये तो सारे की सारी पेमेंट है। ऊपर लिखा हुआ है, जरा गौर फरमाए, ये तो पेमेंट है, और हमें पता है दिसंबर की पेमेंट तो अभी लिखी नहीं होगी। ओके, तो अब आओ जरा चले
तो मुझे बताओ कि ये जो 1000 है कितने महीनों की पेमेंट होगी? एक महीने की पेमेंट इसमें शामिल नहीं है, कितने महीनों की पेमेंट होगी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं 11 महीनों की, मेरे भाई 10 महीनों की। जो लोग अब जरा सोए हुए थे अब जरा जागें। 10 महीने कैसे बनते हैं? बिजनेस शुरू ही फरवरी में हुआ है, बिजनेस शुरू ही फेब में हुआ है। वो बात पता चली ना? तो जो बिजनेस फेब में शुरू होगा, जो बिजनेस फेब में शुरू होगा, तो दिसंबर की 1 जनवरी भी गया, क्योंकि जनवरी में तो बिजनेस था ही नहीं, तो समय लगी ना 10 महीनों की। चले जी आगे देखें, कहता है द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड एन एडवांस ₹10,000 पेड टू एम्प्लॉई ऑन 1 December 15। द एडवांस इज रीपेबल। लो जनाब, फिर एक और रोल आ गया। कहता है जो ऊपर लिखा हुआ ना 1000, उसमें 10 क्योंकि 1000 में है ना ऊपर, 10 की जो सैलरी है ना वो एडवांस है फरवरी के महीने की, अगले साल के फरवरी की। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा देखते हैं, इसकी मैं वर्किंग करने लगा हूं। 1000 लिखा हुआ है टोटल, जिसमें से जो 10 है वो तो प्रीपेड है, ऐसा है या नहीं? 1000 में 10 तो है ही प्रीपेड। इसका मतलब है बाकी जो पैसे हैं वो 990 है। बाकी के पैसे कितने हैं? 990। और ये कितने महीनों की सैलरी है? 990 कितने महीनों की सैलरी है? 10 महीनों की, बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं पर मंथ सैलरी कितनी होगी? अगर ये 990 10 महीनों की सैलरी है तो पर मंथ सैलरी कितनी हुई? 99। ओके, अब दोबारा लिखने लगा हूं। दिसंबर की 1 महीने की सैलरी मैंने पे नहीं की, क्या मैं एक्सपेंस में लिखनी चाहिए या नहीं? दिसंबर के 1 महीने की सैलरी 99 ही बनेगी ना? तो क्या अभी मैंने पे नहीं किया तो क्या फिर भी उसे एक्सपेंस में लिखूं? अभी पे नहीं किया, ये याद रखें। तो आंसर इज यस, लिखना है, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते होते हैं एक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं करते। तो आ जाओ जरा, टोटल सैलरी पे की है 1000, जिसमें से 10 एडवांस है वो माइनस कर देंगे, एडवांस को माइनस कर देंगे और ये लिखेंगे करंट एसेट के अंदर जाकर, और इसमें 99 प्लस कर देंगे दिसंबर वाली सैलरी, ये है पेएबल, और ये जाकर लिख देंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। बात समझ लग गई ना? 1000 टोटल पेमेंट लिखी हुई थी, जिसमें 10 एडवांस था तो वो तो निकाल दिया, और 1 महीने की सैलरी पेएबल थी। बात समझ लग गई ना? अगर आपको बात समझ लग गई है तो पैसे पूरे हो गए हमारे। हुजैफा भाई, इन 1000 में यस सर। जो डाटा है वो 1000 में गिवन है, नीचे डाटा में से फिर हर 3 जीरो निकाल कर हम करेंगे 1089। लो जनाब, ये चीजें आपने दो याद रखनी है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। 1089 मैं सैलरी के नाम से लिख देता हूं। चले जनाब, हमारा पहला एक्सपेंडिचर आ गया सैलरी। एक दफा दोबारा समझा दें। क्या चीज सीखनी, क्या चीज है, मुझे ये तो बताओ। सर वो जो आपने पहले इक्वेशन बनाई है 1089 वाली, ये दोबारा बना दिए। ये देखो 1000 रुपए ना, आप क्वेश्चन आपके सामने है या मैं दिखाऊं क्वेश्चन? सर सामने ही है। ठीक है, आप ना ऊपर देखें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 1000 आपको नजर आ रहा होगा, ये सैलरी पे की है, ठीक है। और उसने कहा है कि इस 1000 के अंदर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में 10,000 मतलब कि 10 वो एडवांस है, तो जो एडवांस है वो माइनस कर दिया, और 1 महीने की सैलरी अनपेड भी है। वो हमें कैसे पता चला? कि उसने कहा है
कि हर महीने की सैलरी हम अगले महीने की फर्स्ट दिन पे करते हैं, तो दिसंबर वाली सैलरी फिर उसने पे नहीं की, वो हमने 99 फाइंड की, तो जो नहीं पे की वो ऐड कर दी, तो आ गया 1089। समझ आ चले गया। जनाब, थैंक यू। मुख्य की बात, ये बात भी हो गई खत्म, ये बात भी हो गई खत्म। अब आ जाओ 5वें नंबर पे, ये ऊपर लिख, वो कहता है रेंट फॉर 3 इयर्स, 3 सालों का रेंट। ये फिर वही सब्सक्रिप्शन वाली बात आ रही है खबर भाई, 3 सालों का रेंट फरवरी के अंदर पे कर दिया। चलते हैं, रेंट है कितना, ये है रेंट 3600 और ये 3 सालों का है। अब एक इस साल का जो बनेगा वो तो चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर, बाकी बच जाएंगे 2 साल 1 महीना। उसमें से जो अगले 12 महीनों का रेंट आएगा, जो अगले 12 महीनों का रेंट आएगा वो हम लिख देंगे करंट एसेट के अंदर, और बाकी लिखेंगे नॉन करंट एसेट के अंदर। बात ये वही है, उसमें इनकम थी तो इसमें, तो जो मेरे पास रेंट है 3600 टोटल है, और ये कितने टाइम का है, 3 साल का, और मुझे चाहिए इस महीने में सिर्फ 11 महीनों का, मुझे चाहिए इसमें सिर्फ 11 महीनों का, तो यहां पर आ जाएगा 1100। बाकी क्या करेंगे भला, 1100 चला जाएगा एक्सपेंस में जो इस साल का बनता है, हर महीने का 100 रुपए बनता है, तो 1200 चला जाएगा करंट एसेट में, बाकी जितना भी बचेगा वो चला जाएगा नॉन करंट एसेट में। ये पूरा हो गया 3600। इस तरह हमने इसको क्लासिफाई कर देना। रेंट ओके हो गया, रेंट वैसे भी आसान था क्योंकि पहले हम मेहनत कर चुके थे इस पे। नेक्स्ट, ये काम आसान सा है, वो कहता है presently the club is operating on rental premises, however a plot of land has been purchased on vehicle। कहते हैं उसके ऊपर हम बिल्डिंग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। टाइटल ऑफ लैंड वुड ट्रांसफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये किसके बारे में बताएगी ये इंफॉर्मेशन, एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड। हम इसको जाकर लिख देंगे, लैंड के लिए एडवांस दिया है ना, तो नॉन करंट एसेट में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे, नॉन करंट एसेट में। जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हम इसको क्रेडिट कर देंगे और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। अभी जो लैंड के लिए एडवांस दिया है ना, वो सिंपल हमारा एडवांस दिया है तो एसेट में आ जाएगा। अब जनाब मैंने कुछ आपसे काम करवाने हैं क्योंकि अब सारा काम तो हो चुका है। पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट यूटिलिटी कंपनी। कहता है कि आपने यूटिलिटी कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया, कितने का, 20 से। आगे अगली बात इंपॉर्टेंट है, कहता है यूटिलिटी बिल आर पेड 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर बिल पड़ा, बिल पे किया हुआ है वो पूरे साल का है या इसमें 1 महीने का भी बिल हमने पे करना है। यूटिलिटी बिल आर पेड ऑन द 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है दिसंबर का बिल अभी पे नहीं किया हमने, दिसंबर का पे नहीं किया, जो ऊपर बिल पड़ा है वो 10 महीनों का है। यहां से हमें ना पर मंथ बिल पता चलेगा। 570 बिल, 570 में से पहले मैं माइनस करूंगा 20 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, क्योंकि वो तो बिल नहीं है ना, वो तो बिल है ही नहीं। 570 में से पहले मैं माइनस करूंगा 20, मेरा आंसर आ जाएगा 550। इसको मैं 10 पे डिवाइड करके 55 फाइंड करूंगा। क्यों डिवाइड करूंगा, 55 की मुझे क्या जरूरत है, मुझे पता चल जाए 1 महीने का बिल आता कितना है
और क्योंकि मेरा 1 महीने का बिल अनपेड है, वो मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो जनाब आ जाओ जरा, 570 में से 20 माइनस कर दो, 55 ऐड कर दो, क्योंकि ये भी 2015 का बिल है। 605, 570 हमारा टोटल बिल बनता है, तो टोटल पेमेंट है, उसमें से उसने खुद कह दिया कि 20 सिक्योरिटी डिपॉजिट है, निकाल दिया, बाकी बच गया 550। उसको 10 पे डिवाइड किया, क्योंकि जो पेमेंट है ही 10 महीनों की, है ही 10 महीनों की, राइट। तो मैंने उसको 10 पे डिवाइड करके चेक कर लिया पर मंथ बिल बनता कितना है, और ये बात उसने क्वेश्चन में लिखी हुई है कि 1 महीने का बिल अभी अनपेड है। डन होगी बात। चलें जी, नेक्स्ट हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, टाइम हमारे पास थोड़ा है, थोड़ी सी स्पीड लगानी पड़ेगी हमें। ये चीजें आप लोग यहां से देख लो, या आपने मुझे बतानी है। इंश्योरेंस 120 है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 275 है, फर्नीचर 1200 और वैन है 1500। ठीक है जी, चलें जनाब, नेक्स्ट आ जाओ जनाब। इंश्योरेंस प्रीमियम was paid on 1st Feb 2015 covering 12 month। क्या 2015 में टोटल 12 महीने बनते हैं जी, या फिर 11 महीने बनते हैं? इसका मतलब है जो ऊपर इंश्योरेंस की अमाउंट है उसमें 1 महीने की अमाउंट एडवांस है, क्योंकि 2015 में तो बनते ही 11 महीने हैं और उसने हमें 12 महीनों की इंश्योरेंस पे की है, तो 1 महीने की एडवांस, बाकी एक्सपेंस। तो ये तो बिल्कुल सादा सा काम हो गया। तो इंश्योरेंस गिवन कितनी है भला? इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी गिवन है? 120। 120 में 12 पे डिवाइड कर देते, आंसर आ गया 10। इसका मतलब है 10 इसमें एडवांस है, और एडवांस हम यहां से माइनस करके करंट एसेट में लिख देंगे जाके। 110 एक्सपेंस हो जाएगा, और जो बाकी इंश्योरेंस के बाद आ जाओ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड एडवांस 100 पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग शेड। तो आप मुझे बताओ, जो 100 रुपया पार्किंग शेड के लिए पैसे दिए हैं वो अदर एक्सपेंस में लिखोगे या एसेट में लिखोगे? पार्किंग शेड के लिए जो पैसे दिए हैं एडवांस, वो एसेट में लिखोगे या एक्सपेंस में लिखोगे? वो वैसे ही प्रीपेड है, एसेट में लिखना है, और वैसे तो है ही पार्किंग शेड के लिए। और कहता है 7,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो याद रखें, जो एडवांस पे करते हैं वो हम एक्सपेंस से निकाल देते हैं, और जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो हम एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसेस एक्चुअल में होता है। रिपेयर, ये एडजस्टमेंट है सारी फाइनल अकाउंट की, एंड मेंटेनेंस। टोटल पैसे कितने गिवन है, कोई मुझे बताएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में? मैं साथ साथ वर्किंग इधर ही कर रहा हूं। 275 माइनस 100 पार्किंग शेड वाला प्लस 7 अनपेड है, जो 275 माइनस 100 पार्किंग शेड वाला प्लस 7 आउटस्टैंडिंग वाला, कितना आ गया? 182। हाँ जी, वो कहता है फर्नीचर एंड फिक्सचर की जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, वैन की 20% है। 11-11 महीनों की डेप्रिसिएशन ले लेंगे, 11-11 महीनों की दोनों की डेप्रिसिएशन ले लेंगे। फर्नीचर कितने का है? 1200 का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 11/12। और व्हीकल कितने का है? 1500 का मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 11/12, 275।
लो जनाब, हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए और बता दें अगर कोई एक्सपेंस रह गया तो। हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, अगर कोई रहता है तो बता दो। 3471। जी जनाब, सरप्लस कितना आ गया? हाँ जी जनाब, ओके है सबको? सारी चीजें, पूरा सवाल? अच्छा, एक बात मैं इंटरेस्टिंग बताऊं, जो बंदा दूसरी दफा कर रहा होगा उसे तो बहुत इंजॉय कर रहा होगा, जो पहली दफा कर रहा होगा ना उसे थोड़ी परेशानी होगी। तो काइंडली जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ना, तो एक दफा किया जरूर करें। जब मैं समझाऊंगा ना फिर आपको बहुत अच्छा लगा करेगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाओ जल्दी से। फॉर्मेट में नहीं लिख रहा। सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिखने लगा हूं जनाब। नॉन करंट एसेट्स कोई मुश्किल नहीं है। 12 पहले है फर्नीचर। जी जनाब, फर्नीचर में 1200 माइनस 110, 1090। व्हीकल 1500 माइनस 275। ये डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं, ये मैं साथ साथ डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं। 1225 है। अच्छा, नॉन करंट एसेट में एक और चीज ही है। रेंट जो 3 सालों का था ना, रेंट 1300 मेरे ख्याल में था, और पार्किंग शेड के जो पैसे थे 100, और जो एडवांस फॉर लैंड है 65,000 चलें जी, ये है हमारे नॉन करंट एसेट्स। टोटल करके बता दो। ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। $68,715। एक शख्स कह रहा है कि रेंट हमारा नॉन करंट एसेट नहीं। मेरे भाई, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। हमने एडवांस पे कर दिया तो प्रीपेड हमारा एसेट होता है, और उस प्रीपेड के अंदर जो मोर देन 12 मंथ होगा ना रेंट, वो एनसीए में आता है, और जो लेस देन 12 मंथ या साइलेंट हो तो वो करंट एसेट में आता है। करंट एसेट में मुझे तो चीजें वैसे याद है, चीजें याद है, अमाउंट आप बताते जाओगे। सबसे पहले बताओ कि बेवरेज का स्टॉक क्लोजिंग कितना रहता है। अच्छा, एक और चीज रह गई, अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट ऊपर नहीं लिखा हमने। एक चीज रह गई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन करंट एसेट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 20 था शायद, वो जो बिल के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया था आपने, वो भी तो एसेट होता है, रिफंडेबल होता है वो सिक्योरिटी। अब मुझे टोटल करके बताएं, 20 ऐड करके। 68735। स्टॉक 440 का बचा था। उसके बाद एडवांस रेंट 1200 था, 120 था। एडवांस रेंट 1200। उसके बाद एक रिसीवेबल था 150 का, जो हमें पैसे नहीं मिले थे, सेल थी 150 की पहली एडजस्टमेंट के अंदर, और अभी पैसे हमने रिसीव करने थे 150। ओके होगी बात? और कोई चीज आपने एडवांस पे की हो? इंश्योरेंस, 1 महीने की इंश्योरेंस एडवांस है। 1 महीने की इंश्योरेंस एडवांस है, वो कितनी है भला? 10। एक सैलरी एडवांस भी पे की हुई है हमने, जो फरवरी में एडजस्ट होनी है। सैलरी भी 10 है, इंश्योरेंस भी 10 है। फिर और बताओ कोई चीज एडवांस, जल्दी से बताओ, जल्दी से।
खत्म होगी। अब एंड पे लिख देंगे कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का कैरिडोर लिखवा दो। कैश एंड बैंक का कैरिडोर लिखवा दो। कितना है ये जो बैलेंस है? 27,620। 27,620। और भी कोई देख लो, कोई एसेट वगैरह पड़ा ना हो। सैलरी हो गई, परचेज हो गई, रेंट हो गया। मेरे ख्याल में यही है बस, कोई रह गया तो बाद में लिख लेते हैं। टोटल करके बताओ। एक्सपेंस का टोटल 29,430। टोटल एसेट्स, हाँ जी, 98,165। चले बस 2 मिनट और चाहिए हमें। जर्नल फंड पे आ जाओ। 50,000 से तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। ऐड कर देते हैं इसके अंदर सरप्लस। सरप्लस कितना था भला? 22289। सरप्लस को वेरीफाई कर दे। सरप्लस यही है। चले जनाब, फिर आ जाओ लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। आपको याद होगा कि हमने सब्सक्रिप्शन का जो शुरू में टेबल बनाया था, नॉन करंट लायबिलिटी का अलग बना था, करंट लायबिलिटी का अलग बना था। मुझे बताओ कोई और नॉन करंट लायबिलिटी है? कोई और नॉन करंट लायबिलिटी है? नहीं। करंट लायबिलिटी भी आ जाओ। सब्सक्रिप्शन, और 12 महीनों वाली सब्सक्रिप्शन बता दो कितनी है? 9984। और कौन सी है जल्दी से बताएं। एक हमारा जो पेएबल है ना, सारे बता दो। सैलरी पेएबल कितनी है? 99। रेंट एडवांस था। यूटिलिटी पेएबल है। और बिल जो एक पे करना था, यूटिलिटी बिल कितना था पेएबल? 55। और क्या पे करना था? रिपेयर 7 से। और कौन सी चीज अभी? क्रेडिटर। और जो परचेजेस की थी 393, हमारे अभी वो परचेजेस के पैसे पे करने रहते थे। सब्सक्रिप्शन होगी सैलरी, यूटिलिटी, रिपेयर, क्रेडिटर। और किसी के पैसे पे करने हैं तो बता दो, बाद में ना कहना कि इतने ये भी रह गए थे। टोटल जर्नल फंड निकालो 98,165। गॉट इट? ये कोई चेक, अगर क्वेश्चन किसी को ना समझ लगे तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। और इंशाल्लाह क्लास होगी अब 6:30 पे। तब तक आप आराम से नमाज पढ़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।